कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से? सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। आप सूरत से आ रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। ये बच्ची को कैसे संभाल रही है बेटा तू? क्या बेटा? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज की वीडियो में दो सवाल। पहला तो ये कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को ताली बजाने और पुष्प वर्षा के अभियान में आखिर क्यों लगा दिया? क्या इस अभियान का मकसद देश भर में मजदूरों के बीच पनप रहे असंतोष को दबाना और बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से निपटने में सरकार की नाकामी को नीचे दबा देना है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जनरल बिपिन रावत पहले इस तरीके के बयान देते रहे हैं जिससे झलकता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और राजनीतिक एजेंडे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। आज का दूसरा सवाल ये, क्या महाबली का अंत हो गया है? वो महाबली जो लॉकडाउन 2 की घोषणा होने तक सामने आता था और पूरे गर्व के साथ कहता था कि अब लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, लॉकडाउन 3 की घोषणा करने वो शख्स सामने नहीं आया, बल्कि एक प्रेस रिलीज जारी करके रस्म अदायगी कर ली गई और लॉकडाउन 3 को राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया गया कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते थे, इसलिए हमें लॉकडाउन 3 करना पड़ा। ताली थाली और बत्ती बुझाने की नसीहत देने वाले बाहुबली इस बार फिर सामने नहीं आए और उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से यह घोषणा करवाई कि तमाम सारे हॉस्पिटल्स पर पुष्प वर्षा करवाई जाएगी। ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो कहते हैं कि सवाल उठाने से फर्क क्या पड़ता है। देश भर में तमाम सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों ने जो सवाल उठाए थे, जो चाहते थे कि कोरोना वॉरियर्स को लड़ने के लिए पीपी किट उपलब्ध कराई जाए, अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाई जाए, वेंटिलेटर्स बढ़ाए जाएं, पीपी किट की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, उनके लिए एक नसीहत है कि आप लोग अगर सवाल उठाते हैं तो कितना ही बड़ा बाहुबली हो, महाबली हो, उसको झुकना पड़ता है। महाबली ने जो अपने कदम पीछे खींचे हैं और टीवी पर अवतरित नहीं हुए हैं, इन दोनों घटनाओं में यह आपके लिए एक तरीके से एक विजय का संकेत है। अब बात पहले सवाल की। मैं देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, वो सम्मानित पद है और देश का नागरिक होने के नाते मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जनरल बिपिन रावत एक शख्स हैं, एक व्यक्ति के तौर पर उन पर सवाल उठने चाहिए कि उनकी मानसिकता क्या है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि दिसंबर 2016 में इनको आर्मी चीफ यानी कि थल सेना अध्यक्ष बनाया गया था मोदी सरकार की तरफ से। तब 2 वरिष्ठों को दरकिनार किया गया था इनको आर्मी चीफ बनाने के लिए। उस समय भी इस बात पर सवाल उठे थे। आर्मी चीफ रहते हुए रिटायरमेंट के जब ये करीब आए तो उस समय देश भर में सीए विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। उन प्रदर्शनों के विरोध में इन्होंने बयान दिया था कि ये प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्र छात्राएं दिशाहीन हैं, ये आगजनी और हिंसा उत्पन्न करने वाले लोग हैं। उस समय विपक्ष ने इन पर इस बात को लेकर हमला किया था कि सेना के किसी वरिष्ठ अधिकारी को राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले भी ये विवादों में आ चुके हैं जब असम की पार्टी पर इन्होंने सवाल उठा दिए थे। असम में बोलते हुए इन्होंने कहा था, एक पार्टी है AIUDF, अगर आप देखें तो बीजेपी को इतने वर्षों में जितना विस्तार नहीं मिला उसके मुकाबले AIUDF का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा, जब हम जनसंघ की बात करते हैं और बात करते हैं कि इसे 2 सांसदों से कहां तक पहुंच गई है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि AIUDF असम में तेजी से आगे बढ़ रही है। आखिरकार हमें यह देखना होगा कि असम कैसा राज्य होगा। उस समय सवाल केवल विपक्षी दलों ने नहीं बल्कि सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने भी उठाए थे और उन्होंने कहा था कि भारत में ऐसी परंपरा नहीं रही है कि सेना राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करे और टिप्पणी करे। इसके अलावा जो सर्जिकल स्ट्राइक विवादों के घेरे में आई थी उसमें भी बिपिन रावत का महत्वपूर्ण योगदान था। ये बातें मैंने इसलिए बताई ताकि आप ये समझ लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ये घोषणा न करके किसी को अपना उत्तराधिकारी चुना है तो वो किस मानसिकता से ग्रसित है। इसी वजह से वो उसी तरह के सांकेतिक चीजों में देश को उलझा के रखना चाहता है ताकि देश जरूरी समस्याओं पर चर्चा ना कर पाए। जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को साथ में बैठाल करके इस इवेंट की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई ताकि विपक्ष अगर इस इवेंट मैनेजमेंट पर सवाल उठाए तो सीधे सीधे उसको सेना के शौर्य से और साहस से जोड़ दिया जाए। वो लोग काफी हद तक इसमें सफल भी हुए और जो बाकी काम बचा वो गोदी मीडिया ने कर दिया। रूप का लियाकत
5 बजे एक प्रोग्राम लेकर आई एबीपी न्यूज पर। उसकी हेडिंग थी लो आ गए सम्मान पर सवाल उठाने वाले। उसमें उन्होंने 4 लोगों को बैठाल करके चर्चा करवाना शुरू की। रूपका लियाकत स्वयं जो बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता हैं, संबित पात्रा जो बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, सेना के रिटायर्ड अधिकारी बीडी बक्सी, सभी लोग जानते हैं विभिन्न चैनलों पर इनको बैठे हुए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही मानसिकता से हैं और उसी के पक्ष में बोलते हैं। इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये तीनों लोग एक पक्ष की बात करने वाले थे। चौथे व्यक्ति को बैठाला गया, सीपीआई के एक निरीह से प्रवक्ता को। अब आप सोचिए, 4 लोगों के बीच में डिबेट कराई जा रही है, उसमें 3 लोग एक ही पक्ष के हैं और लगातार ऊपर से नीचे हेडिंग इस तरह की चलाई जा रही है ताकि लोगों की नजर में विपक्ष विलेन की तरह साबित हो जाए। सीताराम येचुरी ने कौन सा गलत सवाल उठाया? उन्होंने कहा जितना खर्चा करके आप लोग ये इस तरीके का आयोजन करते हैं, उतने खर्चे में प्रत्येक मजदूर के खाते में 7,500 रुपए पहुंच जाएंगे। आखिर कौन सा गलत सवाल उठाया था? आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कौन सा गलत सवाल उठाया था कि कोरोना वॉरियर्स को अगर सम्मान देना है तो उनको जरूरी हेल्थ किट्स और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बगल के वीडियो में जो इवेंट मैनेजर्स आपको दिख रहे हैं, ये तमाम सारे गोदी मीडिया के लोग हैं जो केजीएमयू अपने कैमरे लेकर के पहुंच गए थे, क्योंकि उनको सरकार के द्वारा की गई किसी घोषणा का इवेंट मैनेजमेंट करना था और बाद में विपक्ष पर हमलावर भी होना था। रूपका लियाकत ने 5 बजे के बुलेटिन में इस बात की शुरुआत की है। रात होते होते तमाम सारे चैनलों पर विपक्ष पर सवाल उठाते हुए तमाम प्रोग्राम्स आ जाएंगे। गोदी मीडिया के लोग ये नहीं बताएंगे कि जिन कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा की बात कही जा रही है, हेलीकॉप्टर से इतने दूर उड़ रहे हैं कि उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी हो नहीं पा रही है। अगर सांकेतिक रूप से ही की जानी थी तो क्या सामान्य तौर पर उनको बुला करके पुष्प वर्षा कर देते तो क्या यह काम नहीं चलता? लेकिन नहीं चलता, क्योंकि उससे देश में हंगामा खड़ा नहीं होता और उनका मुद्दा डाइवर्ट नहीं होता। हमारे जैसे लोग जो मजदूरों की समस्याओं पर प्रोग्राम लेकर के आते हैं, वो इन चीजों पर चर्चा नहीं कर रहे होते। कुल मिलाकर के गोदी मीडिया अपने एजेंडे में सफल हुई, क्योंकि इस समय चर्चा पक्ष में या विपक्ष में इसी पुष्प वर्षा पर हो रही है। क्या आपने देश के लोगों को यह बताया कि जिस समय पुष्प वर्षा की जा रही थी उस समय देश में तकरीबन 120 से 130 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हो चुके थे। सफदरजंग हॉस्पिटल जिसके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, वहां 13 स्वास्थ्य कर्मी जिनमें से 10 डॉक्टर्स हैं अभी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एम्स के ऊपर पुष्प वर्षा की गई जहां पर टोटल 20, उसमें से 1 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाया गया। एलएनजेपी हॉस्पिटल में 14 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित। जीटीबी हॉस्पिटल में 1 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित। हिंदूराव हॉस्पिटल में 1 डॉक्टर 2 नर्स कोरोना संक्रमित। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर 16 नर्सिस कोरोना संक्रमित। स्टेट कैंसर हॉस्पिटल 3 डॉक्टर 18 नर्स संक्रमित। बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल 80 स्वास्थ्य कर्मी जिनमें से 15 डॉक्टर संक्रमित। अंबेडकर हॉस्पिटल 55 स्वास्थ्य कर्मी जिनमें 7 डॉक्टर संक्रमित। आरएमएल हॉस्पिटल कुल 7 लोग संक्रमित जिनमें 4 डॉक्टर। गंगाराम हॉस्पिटल 2 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित। ऋषिकेश एम्स में कुल 3 लोग संक्रमित। जीबी पंत हॉस्पिटल में 1 डॉक्टर 1 नर्स संक्रमित। ये मैंने चुनिंदा आंकड़े बताए, देश भर के आंकड़े इससे भी भयावह हैं। इसके अलावा आप पुलिस कर्मियों को भी मानते हैं कि वो कोरोना योद्धा हैं। अकेले कानपुर में 11 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पूरे देश में संख्या 140 से 150 के बीच में पहुंचती है। इसके अलावा दिल्ली की सीआरपीएफ बटालियन में 122 केस वो भी 2 हफ्तों में आए हैं। तो फिर कोरोना योद्धाओं को लड़ने के लिए पुष्प वर्षा से काम चलने वाला नहीं है। उनको जरूरी हेल्थ किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन सरकार की दोहरे मापदंड देखिए। आईसीएमआर ने टेस्टिंग किट को लेकर के विभिन्न राज्यों को पत्र लिखे। उन्होंने कहा चाइना से जो टेस्टिंग किट आई थी उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसलिए उसका उपयोग ना किया जाए। ये पत्र लीक होने के बाद जिन पत्रकारों ने ये खबर छापी थी उन्हीं को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, बजाय ये पता लगाने के कि आखिर देश में खराब गुणवत्ता की हेल्थ किट आई किसके हस्ताक्षर से। सत्ता की चाटुकार रूपका लियाकत और जनरल बिपिन रावत जी, मैं बता देता हूं कि इस पुष्प वर्षा के इवेंट मैनेजमेंट से मुझे तकलीफ
क्यों है? क्योंकि ये गोदी मीडिया इस तरह की खबरों को इसी तरह के इवेंट मैनेजमेंट और ताली थाली के शोर में दबा देना चाहता है। देश में 183 जिले ऐसे हैं जहां अगर किसी व्यक्ति को आइसोलेट करना पड़े तो उनकी संख्या 100 बेड से कम है, जबकि इन 183 जिलों में से 67 जिलों में कोरोना के केस मिले हैं। देश में 143 जिले ऐसे हैं जहां आईसीयू बेड्स की संख्या 0 यानी 0 है, जबकि इन 143 जिले में 47 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या पाई गई है। देश में 123 जिले ऐसे हैं जहां वेंटिलेटर की संख्या 0 है, जबकि इन 123 जिलों में से 39 जिले ऐसे हैं जहां का कोरोना का संक्रमण पाया गया है। उत्तर प्रदेश में 34 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई आईसीयू की व्यवस्था है ही नहीं। मध्य प्रदेश में 31 जिले ऐसे हैं जहां पर आईसीयू बेड की व्यवस्था है ही नहीं। गोदी मीडिया और जनरल बिपिन रावत जी देश के लिए कौन सी चीज जरूरी है? इन कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीई किट जरूरी, स्वास्थ्य सुविधाएं ये ज्यादा जरूरी हैं। देश के मजदूरों का उनके घर पहुंचना, खाना नसीब होना, हजारों किलोमीटर पैदल चलने के कारण उनके पैर पर छाले पड़ना, ये खबरें ज्यादा जरूरी हैं या इस तरह का इवेंट मैनेजमेंट कि हमने इतने अस्पतालों से कम 2 किलोमीटर दूर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर दी। जो ताली बजाने के लिए खड़े हुए थे उन्होंने देखा कि फूल दूर बरस रहे हैं तो बेचारे ताली बजा करके अंदर चले गए, इसलिए क्योंकि उन संस्थानों के जो हेड्स थे उन्होंने निर्देश दिए थे कि आपको ऐसा करने के लिए बाहर खड़े होना है और इस तमाशे में तमाशबीन बनना है। इस पुष्प वर्षा के इवेंट पर सवाल क्यों ना खड़े किए जाएं? ये पुष्प वर्षा ऐसे समय में हो रही है जब देश की राजधानी दिल्ली में एक ही बिल्डिंग से 58 से ज्यादा कोरोना संक्रमित के मरीज पाए जाते हैं, जब मेघालय और इंदौर से डॉक्टर्स की मौत की खबरें आती हैं, जब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 तक पहुंच जाती है और 1301 से ज्यादा मौतों की संख्या सामने आती है, 48 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दुगनी होने की खबर आती है, तो क्यों नहीं इस पर सवाल उठाए जाएं? महाबली द्वारा पूर्व में दिए गए टास्क हों या वर्तमान में पुष्प वर्षा का इवेंट मैनेजमेंट, मैं इन दोनों चीजों को सरकार की नाकामी पर पर्दा डालना इसलिए कह रहा हूं। आपको याद होगा नोटबंदी की घोषणा आनन फानन में की गई थी और नोटबंदी होने के बाद इतने सारे नियम कायदे और कानून आए कि लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि 1 घंटे पहले का नियम क्या है और 1 घंटे का बाद का क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महाबली कोई घोषणा करने से पहले केवल ये तैयारी करते हैं कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मैंने सदरी कैसी पहन रखी है और मैं टीवी पर दिखूंगा कैसा। अगर ऐसा नहीं है तो इस बार जो लॉकडाउन की घोषणा की गई उसके बाद केंद्र सरकार ने 589 यानी कि 589 नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस और अनाउंसमेंट या स्पष्टीकरण जारी किए हैं। अगर इन सब की संख्या जोड़ दी जाए तो 3940 घोषणाएं अभी तक ये केंद्र सरकार कर चुकी है। इस गोदी मीडिया के अघोषित प्रवक्ता अगर केंद्र सरकार के हर फैसले पर हाँ में हाँ मिलाते हैं तो ये बताएं कि केंद्र सरकार अगर हर फैसले पर अडिग है तो उसको फैसला लेने के बाद 3940 घोषणाएं क्यों करनी पड़ रही है। अब मजदूरों की सोचिए, हम आप लोग जब इतनी घोषणाओं के बारे में ठीक ढंग से नहीं पढ़ सकते तो बेचारे मजदूरों को कैसे पता चलेगा कि केंद्र सरकार ने उनके जाने के लिए कहां से ट्रेन की व्यवस्था कर दी है, कब बस चलेगी, कब ट्रेन चलेंगी, उनकी टाइमिंग क्या होगी, रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कहां करवाना है, फॉर्म भरना है तो कहां भरना है। ये सारी बातें मजदूरों को कौन बताएगा, क्योंकि गोदी मीडिया तो केवल इस सरकार की इवेंट मैनेजर की तरह भूमिका में आ चुकी है। नेशनल जनमत इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से सिर्फ ये अपील करना चाहता है कि अपने मुद्दों से भटके नहीं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि देश भर में यहां वहां फंसे हुए मजदूरों और चौपट हो चुके व्यापार वाले लोगों को यह सरकार क्या रियायत उपलब्ध कराती है, हमें उन पर लगातार सवाल उठाना है, क्योंकि अभी की समस्या के बाद आगे की समस्या और विकराल होने वाली है। देश में बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी भी आने वाली है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए और साथ ही साथ अपने मुद्दों से जुड़े हुए सवाल लगातार उठाते रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू